तो पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जू वेकिंग पे कॉफी मार के बाहर भाग आती है। वहीं इधर फेफे अंकल के साथ एक फोटो पोस्ट करती है जिसे देखकर उसके फ्रेंड्स तो उसके बारे में पूछने ही लग जाते हैं। बट लकीली फेफे ने अंकल के फोटो को एडिट कर दिया था, इसीलिए किसी को उसका फेस नहीं दिखता। अब फेफे के फ्रेंड्स तो अंकल को उसका बॉयफ्रेंड समझ लेते हैं, इसीलिए वो लोग फेफे से उनके गर्ल्स रियूनियन पार्टी में अंकल को लेकर आने के लिए कहते हैं। इधर वेकिंग जू को एक नेकलेस गिफ्ट करता है जिसे पहनकर वो उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन इस बार जू उसकी बॉडीगार्ड बन के जाएगी। इधर फेफे भी अंकल से बात कर लेती है उसके साथ गर्ल्स रियूनियन पार्टी में चलने के लिए। इधर जू वेकिंग का बॉडीगार्ड बन के चली आती है जहाँ वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी। तो वेकिंग उसे थोड़ी देर उससे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे सूजी से आर्ट गैलरी को लेकर बात करनी थी। लेकिन तभी वहाँ पर वेकिंग के सारे एक्स गर्लफ्रेंड्स आ जाते हैं जिन्हें अंकल ने यहाँ बुलाया था, इसलिए वेकिंग को यहाँ से भागना पड़ जाता है। वहीं इधर फेफे तो अपनी गर्ल्स रियूनियन पार्टी में अंकल के आने का वेट ही करती रह जाती है, जिस वजह से उसके फ्रेंड्स उसे बहुत कुछ सुनाने लग जाते हैं कि उसका तो कोई असल में बॉयफ्रेंड ही नहीं है। इधर जू जब इस पार्टी में अंकल को देखती है तो वो उस पर काफी गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि इसे तो फेफे के पास होना चाहिए था, लेकिन अंकल को तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। तो जू निंग को कॉल करके फेफे के पास जाने के लिए कहती है ताकि फेफे को अपनी फ्रेंड्स के सामने एम्बेरस ना होना पड़े। इधर वेकिंग तो अपने सारे एक्स गर्लफ्रेंड से बचता फिर रहा था, जिस चक्कर में कईयों ने तो उसे टच भी कर लिया था, लेकिन जू उसे छुपाकर यहाँ से बाहर निकाल आती है। वहीं अंकल को डाउट हो जाता है कि वेकिंग हर वक्त ग्लव्स पहनकर क्यों रहता है। तो वो सूजी को वेकिंग के बारे में सब कुछ बताता है कि उसके जितने भी एक्स गर्लफ्रेंड्स रही हैं, वेकिंग ने सिर्फ उनसे हैंडशेक किया था और उसके बाद से ही उसने सभी के साथ ब्रेकअप कर लिया, इसीलिए उसे डाउट होता है कि वेकिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है। वहीं इधर निंग फेफे के पार्टी में पहुंच जाता है और अपने आप को फेफे का बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है। तो फेफे के फ्रेंड्स बस उसे देखते ही रह जाते हैं, लेकिन फेफे तो उन्हें एटीट्यूड दिखाकर सारा बिल्स पे करने के बाद निंग के साथ बाहर चली आती है और निंग से तो वो बहुत इम्प्रेस हो गई थी। इधर वेकिंग को फिर से एलर्जिक रिएक्शंस हो गए थे। तो वेकिंग जू को अब सच बता देता है कि उसे छोड़कर बाकी किसी के भी टच करने पर वेकिंग की बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं और अब तक उन दोनों में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ वेकिंग का बस एक्सपेरिमेंट था। जो सुन जू पहले सैड होती है क्योंकि वो अब वेकिंग को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी थी, वहीं वेकिंग भी उसे लाइक करने लगा था, पर क्योंकि जू ने वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट मान लिया था इसीलिए वेकिंग भी और कुछ नहीं कहता। तो जू वेकिंग की इस एलर्जी को ठीक करने में उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर रन को वेकिंग कंपनी से निकाल देता है क्योंकि वो भी अंकल के कहने पर उस पार्टी में आ गई थी, इसीलिए अब जू को ही सारा काम संभालना पड़ता है। इधर फेफे को भी अब अंकल की सारी सच्चाई पता चल गई थी कि वो तो बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, क्योंकि निंग ने अंकल की सारी सच्चाई फेफे को बता दी थी कि अंकल बचपन से ही वेकिंग से जलता था, इसलिए वेकिंग को जो सारी चीजें पसंद आती थी वो बचपन से ही उससे सारी चीजें छीन लेता था। मगर जब वो कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया उसके बाद से अंकल तो उससे कुछ भी छीन नहीं पाया, इसीलिए वो वेकिंग के गर्लफ्रेंड्स के पीछे पड़ जाता था। फेफे को भी याद आता है कि उसने इंटरव्यू के दिन वेकिंग की वॉच पहनकर गई थी, इसीलिए अंकल को लगा कि वो भी वेकिंग की गर्लफ्रेंड होगी, इसीलिए वो उसे फ्लर्ट कर रहा था। इसीलिए फेफे अंकल का पत्ता साफ करके चली आती है। इधर जू को तो वेकिंग के एलर्जी के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो तो वेकिंग को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव बन गई थी। वो तो हर जगह बस वेकिंग की बॉडीगार्ड बनती फिर रही थी, जिसकी ये सारी हरकतें देखकर वेकिंग तो बड़ा हंसने लगता है। इधर मिंगचिंग वेकिंग को ट्रांजैक्शन घपले का रिपोर्ट देता है, तो दोनों मिलकर इसका पता लगाने लग जाते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो तो उसका अंकल ही है। तो वेकिंग उसे अच्छा सबक सिखाता है। इसके बाद वेकिंग तो अपना सारा सामान जू के ऊपर वाले फ्लैट पे शिफ्ट करा लेता है और उसे उस जगह की देखभाल करने के लिए कह देता है। इधर जू निंग की सारी पेंटिंग देखकर समझ जाती है कि वही शुनरैन है, तो वो उसे इस बारे में इनडायरेक्टली पूछने जाती है। जो निंग समझ तो जाता है लेकिन वो उसे नहीं बताता। अब निंग फेफे को एक पेंटिंग गिफ्ट करता है और कहता है कि उसे फेफे की हेल्प चाहिए क्योंकि उसे जू को कुछ कहना है। जो सुन फेफे को लगता है कि शायद वो जू को लाइक करता है, यही वो उसे बताना चाहता है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। लेकिन वो थोड़ी सी सैड भी होती है क्योंकि वो भी निंग को लाइक करने लगी थी। तो फेफे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कैरोके का प्रोग्राम बनाती है जहाँ पर वो निंग और जू को अकेला छोड़कर बाकी सबको लेकर बाहर चली आती है। तो निंग उसे बता देता है कि वो शुनरैन है, जिससे जू तो बहुत खुश हो जाती है। तो निंग उसे ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। इधर फेफे को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड मिल जाती है जो फेफे का मजाक उड़ा रही होती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, तो वो फेफे के साथ बदतमीजी करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर निंग आ जाता है और उसे खींचकर एक लात मारता है और उन्हें बताता है कि वो फेफे का बॉयफ्रेंड है। लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड को तो बिलीव ही नहीं होता। वो कहता है कि फेफे को तो छोटे बच्चे पसंद नहीं है, उसे मेरे जैसे मैच्योर लड़के पसंद है, इसीलिए ज्यादा नाटक मत करो और यहाँ से निकल। तो निंग भाई तो फेफे को किस ही कर लेता है, जो देखकर एक्स बॉयफ्रेंड को गुस्सा आता है, तो फेफे भी उसे किस बैक करती है। इसके बाद निंग एक्स बॉयफ्रेंड को खींचकर लात मारता है, फिर फेफे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ उनके पीछे पड़ जाता है। तो फेफे एक जगह रुककर जू को कॉल करती है, तभी वो लोग इन दोनों को देख लेते हैं, तो ये लोग भागने लग जाते हैं। पर एक जगह पर वो लोग इन दोनों को घेर लेते हैं जहाँ सभी मिलकर निंग को पीटने लग जाते हैं। तो फेफे उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर निंग को तो सारे मिलकर बहुत ही ज्यादा पीट देते हैं। तभी थोड़ी देर में जू आती है, तो वो उनके साथ फाइट करने लग जाती है। वहीं कुछ देर में वेकिंग भी पहुंच जाता है, तो अब ये सब मिलकर उनसे लड़ने लग जाते हैं। तो वेकिंग उन्हें पुलिस की धमकी देकर भगा देता है। वहीं जू नोटिस करती है कि फाइट करने की वजह से वेकिंग को फिर से एलर्जिक रिएक्शंस हो गए थे, लेकिन वो अभी इन सबको घर चलने के लिए कहता है, जहाँ घर पे सभी की मरहम पट्टी करने के बाद वेकिंग निंग को यहाँ से चलने के लिए कहता है। तो जू एंड फ्रेंड्स बताते हैं कि निंग कहाँ जाएगा, वो तो हमारे साथ ही रहता है। अब ये सुनकर वेकिंग तो शॉक्ड रह जाता है और उससे निंग पर गुस्सा भी आता है, तो उससे पूछता है क्या कि तुम यहाँ कैसे रह सकते हो। जो सुन फेफे वेकिंग को गुस्से से कहती है कि जब तुमने इसे घर से निकाल दिया तो फिर ये बेचारा कहाँ जाता। अब उनकी बहसबाजी
चल ही रही होती है कि तभी माताजी भी यहाँ पर पहुँच जाती है, जिन्हें जू ने यहाँ बुलाया था। अब निंग के हाथ पैरों पर इतने चोट देखकर माताजी को लगता है कि ये सब वेकिंग ने किया है, इसीलिए वो वेकिंग को खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं माताजी तो वेकिंग को डांटने ही लग जाती है कि आखिर तुम निंग को बुली करना कब छोड़ोगे? पहले ही तुमने डैड की जान ली, अब क्या निंग को भी मारना चाहते हो? वेकिंग कहता है कि क्या आप एक बार मेरी बातों पर बिलीव करेंगी? मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मॉम को तो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं होता, तो जू उन्हें समझाने जाती है, मगर मॉम तो उसकी बात ही नहीं सुनती और वेकिंग को डांटे ही जा रही थी। वेकिंग कहता है कि मॉम मैं आपका बेटा हूँ, कम से कम एक बार मेरी बातों पर बिलीव कर लो। लेकिन मॉम तो वेकिंग की कोई भी बात सुनने की तैयारी नहीं थी। तो वेकिंग बहुत ज्यादा सैड होकर बाहर चला आता है और रोने ही लग जाता है। उसे फिर से खून से लथपथ अपने डैड दिखाई देने लगते हैं, तो जू उसे संभालने के लिए आती है और ऊपर वाले घर में ले जाती है। अब यहाँ पर वो निंग के काफी सारे पेंटिंग्स देखता है, जिसमें से एक वेकिंग का पेंटिंग भी होता है। इस पेंटिंग की वजह से वेकिंग के डैड ने उसे बहुत ज्यादा डांटा था, क्योंकि वो बार बार गलत ड्रॉ कर रहा था, जिस बात को लेकर इन दोनों में बहस ही हो गई थी। लेकिन वेकिंग तो अपने डैड से जबान लड़ाने ही लग जाता है, जिस वजह से वेकिंग के डैड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो मॉम आकर वेकिंग को बाहर निकालती है और उसे डैड को टेंशन देने से मना करती है। लेकिन वेकिंग तो उन दोनों पे गुस्सा करके चला जाता है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, वेकिंग सोचता है कि आखिर इसने इतने सालों के बाद तक इस पेंटिंग को क्यों रखा है। थोड़ी देर में जू फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है, लेकिन वेकिंग दरवाजा नहीं खोल रहा था, तो उसे वेकिंग की काफी फिक्र होने लगती है कि कहीं उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया। इसीलिए वो भाग कर पीछे के रास्ते से खिड़की फांद कर अंदर आ जाती है, जहाँ आकर वो देखती है कि वेकिंग तो नहा रहा था, तो जू उसकी मरहम पट्टी कर देती है। वहीं इधर फेफे निंग के हालत के बारे में पूछने आती है, लेकिन उसके दिमाग में तो बस उनकी किस वाली बात ही चल रही थी। पर फिर उसे याद आता है कि निंग तो जू को लाइक करता है, तो वो उससे पूछती है कि क्या उसने जू को सब बता दिया। अब फेफे को तो पता नहीं था कि निंग तो बस जू को अपने शुनरान होने के बारे में बता रहा था। निंग कहता है हाँ मैंने बता दिया, और वो काफी खुश भी थी। सुन फेफे तो उसे सोने के लिए कहकर चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि निंग और जू रिलेशनशिप में आ गए हैं। इधर जू वेकिंग की मरहम पट्टी करने के बाद नीचे आने लगती है, लेकिन वेकिंग उसे रोककर कंपनी देने के लिए कहता है, तो वो वहीं रुक जाती है। दोनों बैठे बैठे ही सो जाते हैं। वहीं अगली सुबह उठकर दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। जू को यूनिवर्सिटी आकर पता चलता है कि उसे तो अपने फाइनल एग्जाम्स देने हैं, जिसकी उसने कोई तैयारी नहीं की थी, इसीलिए वो तो मन लगाकर पढ़ने लग जाती है। लेकिन उसे पढ़ाई समझ ही नहीं आ रही थी, तो वो शुआई की हेल्प लेती है। तो जू ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेती है और शुआई की मदद से पढ़ने लग जाती है। लेकिन शुआई को भी कुछ दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जाना था, इसीलिए वो फिर अकेली पड़ जाती है। तभी वेकिंग का सेक्रेटरी आकर उससे बताता है कि उसकी फाइन आर्ट्स की पढ़ाई में प्रेसिडेंट उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी मेजर फाइन आर्ट्स था। तो जू वेकिंग के पास चली जाती है, जहाँ वेकिंग तो बहुत ही स्ट्रिक्टली उसे पढ़ाने लग जाता है। अब जू रात भर वेकिंग के पास ऊपर पढ़ने के लिए जा रही थी, जो देखकर फेफे सोचती है कि निंग को इससे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही। तो वो निंग से पूछने जाती है कि क्या तुम ओके हो जू की रात में वेकिंग के पास जाकर पढ़ाई करने में? तुम्हें जेलसी नहीं हो रही? निंग कहता है जेलस होने वाली क्या बात है, वेकिंग जू की पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो फेफे सोचती है कि ये बचपन से फॉरेन में रहा है, इसीलिए उसके लिए ये सब कुछ कॉमन लग रहा है। वेकिंग जू की खतरनाक ट्रेनिंग शुरू कर देता है। पहला टास्क कंप्लीट करने तक खाना पीना और सोना बंद। तो इस तरह से कई दिनों तक जू की पढ़ाई करवाने के बाद फाइनली जू आधा सिलेबस खत्म कर लेती है। लेकिन आधा सिलेबस खत्म हुआ तो उसका टेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो वेकिंग जू के लिए क्वेश्चंस बनाता है, उसे ऑफिस टाइम में करने के लिए देता है और उस पर नजर रखने के लिए असिस्टेंट को काम पर लगा देता है। अब टेस्ट खत्म होने के बाद जू वेकिंग के मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उन्हें वेकिंग के बारे में बताने जाती है, मगर मॉम उसे वेकिंग के बारे में कुछ भी बात करने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर निंग भी आ जाता है, तो मॉम निंग का ख्याल रखने के लिए जू का शुक्रिया अदा करती है और फ्यूचर में भी उसका ध्यान रखने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए जू मान जाते हैं। उन्हें कहती है कि निंग तो उसके लिए उसके छोटे भाई जैसा है, इसलिए वो उसका अच्छी तरह से ख्याल रख लेगी। इसके बाद निंग जू को अपने शुनरैन नाम के बारे में बताता है कि उसने ये नाम अपने बड़े भाई के नाम से रखा है। तो एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ऑर्फनेज में निंग के साथ उसका बड़ा भाई रेन भी था, मगर वेकिंग की फैमिली ने सिर्फ रेन को ही अडॉप्ट किया था, इसीलिए दोनों भाई बिछड़ गए। अब निंग बचपन से ही बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था, इसीलिए उसने अपने बड़े भाई के बारे में किसी से भी बात नहीं की। तो इसी के साथ पार्ट 7 कहानी यहीं पर होता है। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड द बेल आइकन, ताकि सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।